नमस्कार, मैं हूं शम्सुल ऐबी और आप देख रहे हैं नीच। तो जैसे कि आप लोगों ने एक फिल्म देखा होगा थ्री इडियट, और जिसमें आमिर खान ने जिनका रोल किया था उनका नाम था सनम वांगचुक। और सनम वांगचुक को आज किसी भी इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता है उन्होंने अपना जो लद्दाख है उसके लिए, यानी कि उस लद्दाख को सिक्स शेड्यूल दिलाने के लिए उन्होंने लद्दाख से लेकर न्यू दिल्ली तक पद यात्रा भी किया था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुआ था। उन्होंने काफ़ी दिन हंगर स्ट्राइक भी किया था अपने इलाके में। आप लोगों को शायद याद हो, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। आज वही सनम वांगचुक डिमा हसाओ के हाफलोंग में आए हैं, और यहाँ वो काफ़ी लोगों से यहाँ मिलेंगे, और काउंसिल में उनका एक मीटिंग भी है। तो जब वो यहाँ पे आए तो सबसे पहले हमने उनसे बात किया है। ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आप लोगों को सुनाते हैं। आप यहाँ पे आए, आज आपका पर्पस ऑफ विजिट थोड़ा सा बताइए। डिमा हसाओ में पहली बार है आपका? जी 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 जी। तो कैसे आप आए यहाँ पे, क्या कारण है, क्या वजह है? हम आए एक सेमिनार के लिए, जो कि असम यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर कार्बी स्टडीज और कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल मिलके प्रायोजित कर रहे हैं। तो उसमें जो भारतीय संविधान में छठवां शेड्यूल है उसके 75 साल को मनाया जा रहा है। और मैं हमेशा से इस छठवें शेड्यूल का एक बहुत प्रशंसक रहा हूँ, क्योंकि इसी के कारण जो हमारी जनजातीय संस्कृतियाँ, सभ्यताएं हैं और जो पर्यावरण उनके इलाके का है वो सब बचा रहा है। और मैं आज कार्बी आंगलोंग के साथ डिमा हसाओ को भी समझने के लिए, क्योंकि बहुत सुन रखा था यहाँ के पर्यावरण और यहाँ की संस्कृति, और कैसे ये छठवां शेड्यूल इन्हें संरक्षण दे रहा है, ये समझने के लिए एक विद्यार्थी की तरह आया हूँ। और बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ के नेतागण से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जो विज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं लद्दाख से आकर। क्योंकि जो हम वहाँ की जनजातीय सभ्यता, संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहे हैं, उसमें छठवां शेड्यूल सबसे ऊपर आता है। तो हम वैसे भी पूर्वोत्तर से सीखते रहे हैं और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आए। सर, हमने देखा कि आपने लद्दाख के लिए सिक्स शेड्यूल के डिमांड के लिए आपने काफ़ी अपने एक तरीके से संघर्ष आपने किया है। जी, पद यात्रा आपने किया है, हंगर स्ट्राइक आपने किया है। तो वो क्या स्टेटस में है अभी? आपको क्या लग रहा है कि सिक्स शेड्यूल वहाँ के लिए भी होगा? वो तो जो वार्तालाप होंगे, जो टॉक्स होंगे, उसमें निर्णय होगा। और अभी तो हम जो संघर्ष कर रहे थे वो ताकि केंद्र सरकार और लद्दाख के नेताओं के बीच में ये जो वार्तालाप का सिलसिला था वो दोबारा बहाल हो, उसके लिए हम कर रहे थे। वरना फिर दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए अभी 3 दिसंबर से ये वार्ता चलने वाली है नई दिल्ली में। तो उसमें ज्यादा इसके विस्तार डिटेल्स हमें पता चलेंगे। 3 दिसंबर से आपका टॉक्स फिर से स्टार्ट होगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि सिक्स शेड्यूल मिल जाएगा लद्दाख? वो तो मेरे हाथ में नहीं है। हम बिल्कुल उम्मीद तो करते हैं, और क्योंकि इसका हमें आश्वासन और वचन भी दिया गया है, तो इसकी उम्मीद करते हैं। बल्कि हम तो स्टेटहुड, यानी कि लोकतंत्र की बहाली, उसकी भी उम्मीद करते हैं। क्योंकि लद्दाख में अभी कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है, जो कि पहले हुआ करता था। जम्मू कश्मीर में हम अपने एमएलएज भेजा करते थे, तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो एक तरह से लोकतंत्र से वंचित है, और ऐसा एक सीमावर्ती क्षेत्र का एक बहुत ही नाजुक जलवायु का रहना अच्छी बात नहीं। क्योंकि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो पर्यावरण के दृष्टि से मेरा ये मानना है कि जो स्थानीय लोग हैं, खासकर नाजुक इलाकों में स्थानीय जनजाति, जिन्होंने इस पर्यावरण को संभाले रखा सदियों से, उनको इसमें मिलाए बिना आप अफसरशाही से या फिर क्या कहते हैं, कंपनीज के हवाले कर दें, तो ये फिर न देश के हित में होगा, न स्थानीय जनजातियों के हित में होगा, न पर्यावरण। तो सर ये बताइए कि 370 उठने के बाद क्या आपको लगता है कि दिक्कत हुआ है लद्दाख को? 370 उठने के बाद एक तो जो सबसे अच्छी बात हुई, जिसका लद्दाख को 70 सालों से इंतजार था, वो तो पहली बात तो यूटी
का मिलना हुआ, जिसके लिए सभी लद्दाखी स्वागत करते हैं। मगर वो यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है वो बिना संरक्षण, बिना लोकतंत्र के आया, इसका हमें दुख है। वरना 370 से लद्दाख को ज्यादा लेना देना नहीं है। लद्दाख के लिए सिर्फ जो यूटी की घोषणा थी वो इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि 370 था जम्मू कश्मीर में, तो उसके हटने से ये संभव हुआ, इसकी वजह से लोग खुश हैं। मगर अब क्योंकि यहाँ ना संरक्षण है ना लोकतंत्र है, तो उससे हम नाराज तो नहीं कहेंगे, हम अपने व्यथा, अपनी हालत सरकार तक पहुंचाकर ये जो बातचीत है उसको जारी रख के एक अच्छे नतीजे पर पहुंचे, ये कोशिश में। सर, दिमा हसाओ के लोगों के लिए आप क्या मैसेज होगा? जी, मैं यही कहूँगा दिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, सारे जनजातीय इलाकों में कि आप समझिएगा जिस तरह से भारत सरकार के जो संविधान है उसने आपको ये जो संरक्षण दिया है उसकी मूल्य समझिएगा, कभी भूल ना जाइएगा। क्योंकि जिनके पास नहीं है, जिनको खतरा है कि ये सब बिगड़ जाए, उनसे समझना चाहिए, क्योंकि हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो आपके पास है तो ऐसे में इसका सदुपयोग करते हुए आप अपने संस्कृति को, अपने पर्यावरण को संरक्षित, संजोए रखने के लिए अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा। वरना बिगड़ते देर नहीं लगती। जो ये आपके सुंदर पहाड़ हैं, जंगल हैं, ये इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि ऐसी प्रावधान हमारे इस महान संविधान में दी गई हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, अनेकता में एकता, उसे सिर्फ टॉलरेट नहीं बल्कि बढ़ावा देती है। ये दुनिया में बहुत कम देशों में है। लोग तो या तो इसे सहते हैं डाइवर्सिटी को, या कुचल देते हैं। और भारत के संविधान में पूर्वजों ने ये खुद से डाला है, ये कई कम ही देशों में देखा जाता है। तो इसका मूल्य समझना बहुत जरूरी है। मैं कभी कभी डरता हूं कि जिनके पास है उन्हें इसका शायद वैल्यू ना पता हो। सर, फिल्म थ्री इडियट्स जो था आमिर खान का, उसके साथ आपका क्या संबंध है? मैं उनमें नहीं जाता हूँ। बॉलीवुड के मसाला मूवीज हैं, कुछ सच, कुछ मसाले हैं, कुछ, और उसके ऊपर बहुत 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 सारा मसाला। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, ये थे सनम वांगचुक, और उन्होंने विस्तार से यहाँ पे क्यों आए हैं इस बारे में उन्होंने बताया। और ये एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं सिर्फ NH में। तो इसी तरह दिमा हसाओ का हर एक न्यूज़ पाने के लिए आप लोग बिल्कुल देखते रहिए NH, क्योंकि याद रखिए NH ही है जो आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक खबर देता रहेगा। धन्यवाद।